का एक शासक हुआ करता था नेंजराज। नेंजराज की सेना में भर्ती हुआ था हैदर अली। फिर धीरे-धीरे अपनी योग्यता से उच्च पद पे पहुंचा और पद पे पहुंचने के बाद फिर इसने पूरे के पूरे साम्राज्य को कब्जा लिया। जब इसने मैसूर को कब्जा लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो इसने फ्रांसीसियों के साथ में निकटता बढ़ाई। उनके साथ में दोस्ती शुरू करी इसने फ्रांसीसियों के साथ में, और फ्रांसीसियों की सहायता से 1755 में इसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना करी। शस्त्रागार का मतलब आर्मरी, जहां पर हथियार रखे जाते हैं, वो स्थापना 1755 में करी। 1764 में मराठा पेशवा था माधवराव, तो मराठा पेशवा माधवराव ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया और लूटपाट करके वो चला गया। तो 1764 में मराठा पेशवा माधवराव ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया और लूट के गया। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि ये जो मैसूर साम्राज्य है और जो अंग्रेज हैं, इनके बीच में जो युद्ध हुए वो कब कब हुए, क्यों हुए और कौन कौन सी संधि से समाप्त हुए। तो सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट 1767 से लेके 1769 तक। इसका मेन कारण क्या था दोस्तों, जो फ्रेंच थे और जो ब्रिटिशर्स थे, तो हमने पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। जहां पर भी इनको मौका मिलता था एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के जो समुद्री बेड़ा था, जो मतलब समुद्री जहाजों का बेड़ा था, उसको लूटा। ठीक है। और जब फ्रांसीसियों ने ब्रिटिशर्स के जहाजी बेड़े को लूटा, हैदर अली ने इस बात का समर्थन किया। ठीक। इस बात से नाराज हो गए कौन, आपके अंग्रेज, और अंग्रेजों ने नाराज होकर हैदर अली के ऊपर अटैक कर दिया। तो यहां से अंग्रेजों के और हैदर अली के टकराव की शुरुआत होती है। जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो अंग्रेजों का सेनापति था जनरल स्मिथ। खैर कुल मिला के 2 साल बाद 1769 में ये युद्ध समाप्त होता है, और ये समाप्त होता है मद्रास की संधि के साथ में। इस मद्रास की संधि में जो शर्तें रखी जाती हैं, एक तो ये कि एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र हैं वो हम वापस कर देंगे। ठीक है, पहली बात तो जो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र हैं वो हम वापस कर देंगे। दूसरा, यदि अंग्रेजों के ऊपर कोई दूसरा राज्य आक्रमण करेगा तो हम एक ये क्या बोलते हैं, हैदर अली उसकी हेल्प करेगा, और अगर हैदर अली के ऊपर कोई दूसरा राज्य या रियासत आक्रमण करेगी तो अंग्रेज उसकी हेल्प करेंगे। कुल मिला के दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, ये संधि हुई आपकी कौन सी, मद्रास की संधि 1769 में। अब दोस्तों ये आक्रमण और युद्ध खत्म हो गया 1769 में। इसके बाद 1771 में मराठा पेशवा था माधवराव। तो माधवराव 1764 में लूट के गया था हैदर अली को हरा के। उसके बाद 1771 में माधवराव ने फिर दोबारा आक्रमण किया और आक्रमण करके हैदर अली के साम्राज्य को लूटा। यहाँ पर संधि के हिसाब से, मद्रास की संधि के हिसाब से अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी सहायता नहीं की। इस बात से हैदर अली अंग्रेजों से नाराज था, लेकिन इस बात के ऊपर युद्ध नहीं लड़ सकता था क्योंकि युद्ध से दोनों का ही नुकसान होता है। अब मौका बनता है युद्ध का और एकदम से युद्ध शुरू हो जाता है। मौका क्या बनता है कि केरल में एक बस्ती थी फ्रांसीसियों की और इसका नाम है माहे। ज्योग्राफी में आपको मैंने पढ़ाया भी था। तो ब्रिटिशर्स इस फ्रेंच बस्ती माहे के ऊपर आक्रमण करते हैं और इस माहे को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जो फ्रांसीसी हैं ये हैदर अली के दोस्त हैं और हैदर अली की सहायता से ये लोग यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो जब हैदर अली के दोस्तों के क्षेत्र के ऊपर आक्रमण होगा तो वो चुपचाप थोड़ी बैठेगा, फिर वो भी लड़ने के लिए आएगा। तो यहाँ से जो है आपका हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है, और ये युद्ध आपका 1780 से लेके और 1784 के बीच में लड़ा जाता है। ठीक है, लगभग 4 साल ये युद्ध जो है आपका चलता है। अब देखो इस युद्ध में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी। सबसे पहली बात तो ये कि हैदर अली ने के साथ जब ये युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है आपका अंग्रेजों की तरफ से था कर्नल बैली। ये अपनी सेनाएं लेके आया और इसकी सेनाओं को हैदर अली ने हरा दिया। तो सबसे पहले सेकेंड आंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली ने कर्नल बैली की सेना को हराया।
कर्नल बेली को हराया, हार के गया। उसके बाद दूसरी सेना लेके आता है हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो रास्ते में से बिना लड़े ही डर के भाग गया। तो पहले आया आपका कर्नल बेली, इसको हैदर अली ने हरा दिया, और जो हेक्टर मुनरो है ये डर के अपनी सेना लेके चला गया। इसके बाद दोस्तों फिर आता है ब्रिटिश सेनापति आयरकूट। तो किताबों में कई जगह ना चीजें आधी दे रखी हैं, कहीं पर सेकंड आंग्ल युद्ध में नाम दे रखा है, कहीं पर आंग्ल सेकंड युद्ध में नाम दे रखा है कर्नल बेली का, कहीं पर नाम दे रखा है हेक्टर मुनरो का, और कई जगह नाम दे रखा है आयरकूट का। तो आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए, तीनों ही लड़े थे। बेली हारा था, हेक्टर मुनरो डर के अपनी सेनाएं लेके भाग गया था, और आयरकूट ने फिर फाइनली 1781 में हैदर अली को इस युद्ध में हराया था। ठीक है, तो 1781 आयरकूट ने पोर्टो नोवो और पोलिलोर के युद्ध में हैदर अली को हराया। तो इसने फाइनली हैदर अली को डिफीट किया था। 1782 में इसी सदमे की वजह से हैदर अली की डेथ हुई, और जब 1782 में हैदर अली की डेथ हुई तो तब गद्दी पे बैठता है उसका बेटा, और यहाँ से प्रशासन की बागडोर आती है टीपू सुल्तान के हाथ में। तो 1782 से लेके और 1784 तक युद्ध जो व्यक्ति लड़ रहा है वो है हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। तो ये युद्ध 2 साल तक लगभग टीपू सुल्तान लड़ता है, और 1784 में इस युद्ध की समाप्ति होती है मैंगलोर की संधि के साथ में। ये मंगलौर आपका ये वाला नहीं, कभी समझो रुड़की के पास मैंगलोर जो आपका कर्नाटक में है। तो पहले वाला आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में 69 में समाप्त हुआ था आपका मद्रास की संधि से, और दूसरा युद्ध समाप्त होता है आपका मैंगलोर की संधि के साथ में आपका 1784। अब सवाल ये है कि ये जो संधि हुई आपकी दूसरे वाली संधि, इस दूसरी संधि पे अंग्रेजों में से किसके हस्ताक्षर थे? तो इस संधि के ऊपर, मैंगलोर की संधि के ऊपर जॉर्ज मैकार्टनी, तो अंग्रेजों की तरफ से इस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे, जॉर्ज मैकार्टनी की ने। अब खैर दूसरा युद्ध भी समाप्त हो गया 1784 में। अब टीपू सुल्तान को ये बात समझ में आ गई कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये बहुत हानिकारक हैं और इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और अगर ये लोग यहाँ पर रहे तो ये हमारे साम्राज्य में शासन में इंटरफेयर करते रहेंगे। तो टीपू सुल्तान ने जो बाहर के दूसरे देश थे जो अंग्रेजों के दुश्मन थे उनके साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप करने शुरू करे। ठीक है, और डिप्लोमेटिक रिलेशन इसने डेवलप करने शुरू करे। अब इसके बाद क्या होता है कि एक यहीं का राजा था मैसूर के पास का, त्रावणकोर का राजा। तो पहला कारण तो आपको बताया कि इसने दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध शुरू करे। क्यों शुरू करे? इनको ब्रिटिशर्स को टैकल करने के लिए। और दूसरा कारण ये हुआ दोस्तों, 1789 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर का जो शासक था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर के शासक के ऊपर आक्रमण करने का मेन कारण क्या था? अंग्रेजों का मित्र था, और यहाँ की जो सूचनाएं थी टीपू सुल्तान की उधर देता रहता था, और टीपू सुल्तान को भी परेशान करता था। तो इस बात से नाराज होकर टीपू सुल्तान ने सबसे पहले 1789 में त्रावणकोर के ऊपर आक्रमण किया। अब जब अंग्रेजों के मित्र के ऊपर अटैक करेगा टीपू सुल्तान तो अंग्रेज भी आएंगे। तो 1790 में इस बात से नाराज होकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने युद्ध की घोषणा कर दी। उसने बोल दिया कि भाई अब हम जो है मैसूर के खिलाफ युद्ध में है, और यहाँ 1790 से शुरू हो जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कारण क्या था इस युद्ध का? आपको बताया मैंने, जो तात्कालिक कारण था टीपू सुल्तान के द्वारा ब्रिटिशर्स के मित्र त्रावणकोर के जो राजा थे उसके ऊपर आक्रमण करना। अब अंग्रेज जो है देखो बहुत चालाक है, उनको जब भी लगता है कि बहुत ताकतवर है सामने वाला, हम नहीं जीत पाएंगे, तो या तो संधि कर लेते हैं, और या क्या कर लेते हैं, बाकी राज्यों के साथ में मिल जाते हैं। तो अंग्रेज यहाँ पे जीत नहीं सकते थे क्योंकि टीपू सुल्तान बहुत पावरफुल हो गया था। फ्रेंच सहायता उसके पास थी और भी काफी देशों की सहायता उसके पास थी। तो अंग्रेजों ने 1790 में एक संधि की, त्रिगुट संधि, और इस त्रिगुट संधि में किसे किसे मिलाया इन्होंने? ब्रिटिशर्स तो थे ही, साथ में हैदराबाद का निजाम और मराठा, इन दोनों के साथ में मिलकर संधि कर ली 1790 में, और कहा भाई आप टीपू सुल्तान को हराने में इसके खिलाफ हमारी हेल्प करो, और बदले में फिर हम जो भी मतलब संधियां रहेंगी हम ये क्षेत्र आपको देंगे या वो क्षेत्र आप हमें देंगे, पैसे देंगे ये। तो कुल मिलाकर 1790 में इन तीनों के बीच में त्रिगुट संधि हुई, और एक तरफ तो ये तीन थे ब्रिटिशर्स, हैदराबाद और मराठा, और एक तरफ था अकेला टीपू सुल्तान। तो जब तीन एक तरफ और एक तरफ अकेला टीपू सुल्तान, तो हारना ही था।
तो 1792 में 1792 में टीपू सुल्तान हार जाता है। अब यहाँ पर अंग्रेजों को ये लग जाता है कि भाई इस व्यक्ति को अगर हमने छोड़ दिया खुला तो ये व्यक्ति कल को ताकतवर होगा, अपनी शक्ति बढ़ाएगा, और अपनी शक्ति बढ़ाएगा तो हमें समाप्त कर सकता है ये व्यक्ति। तो यहाँ पे इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ में एक संधि करी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी, और इस संधि से इन्होंने क्या करा, टीपू सुल्तान का जो आधा साम्राज्य था उसका विलय अपने में कर लिया कि जब हम इसको शक्तिहीन कर देंगे, इसका आधा साम्राज्य अपने में मिला लेंगे, तो फिर ये हमसे लड़ नहीं पाएगा। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, और टीपू सुल्तान का आधा साम्राज्य ये लोग क्या कर देते हैं, विलय। अब टीपू सुल्तान धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, दूतावास बना रहा है, ठीक है। फ्रांस और जो ब्रिटिशर्स एक दूसरे के दुश्मन थे, तो फ्रांस में दोस्तों 1800 के आसपास आगमन होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक का। कोई बता सकता है कि फ्रांस का वो महान शासक कौन था जिसने पूरे फ्रांस को एकजुट करा? पुराने वाले बच्चे ट्राई करो, नाम पढ़ा होगा 100%। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने, चलो माइक बंद कर लो, नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे के पूरे फ्रांस को एकजुट करा और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल खोल दिया, ठीक है। मतलब 1800 का मतलब 1800 नहीं एग्जैक्ट, 1800 का मतलब इसके आसपास, इससे 2-4 साल पहले। तो इसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने जितने भी अंग्रेजों के दुश्मन थे ब्रिटिशर्स के, उन सबको मिलाने के लिए, एक करने के लिए क्लब बनाया, उसको कहा जाता था जैकोबियन क्लब। तो जैकोबियन क्लब की स्थापना बेसिकली फ्रांसीसियों ने करी थी, ठीक है। और फ्रांसीसी में बेसिकली कौन, आपका नेपोलियन बोनापार्ट। और क्यों करी थी खोज, कि ब्रिटिशर्स के जितने भी दुश्मन हैं उन सबको मिला के हम एक संगठन बनाएंगे, हम एक ऊपर एक संगठन बनाएंगे और फिर उस संगठन में हम इससे लड़ेंगे। तो टीपू सुल्तान भी इस जैकोबियन क्लब की मेंबरशिप लेता है। यहाँ से अंग्रेज टीपू सुल्तान से नाराज होता है कि भाई एक तो विदेशों में अपने दूतावास स्थापित कर रहा है, कल को जो हमारे दुश्मन है उनको यहाँ के बारे में बताएगा, और दूसरा जैकोबियन क्लब की मेंबरशिप लेता है। जब अंग्रेज नाराज हो जाते हैं तो फलस्वरूप जो है आपका 1799 में अंग्रेज आक्रमण कर देते हैं, और इस आक्रमण में 1799 में अंतिम रूप से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक। और अंग्रेज क्या करते हैं 1799 में इस मैसूर के ऊपर थोप देते हैं आपका सहायक संधि, सब्सिडरी अलियांस। सहायक संधि अभी आगे आपको जब 1857 की क्रांति बढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन बहरहाल 1799 में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, और अंग्रेज मैसूर के साथ एक संधि करते हैं, सहायक संधि, सब्सिडरी अलियांस, ठीक है। तो 1799 में मैसूर के ऊपर सब ये सहायक संधि थोप दी जाती है। अब दोस्तों फिर सवाल ये आपसे पूछेगा कि बताइए मैसूर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, मर्जर किसने किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने, टीपू सुल्तान जब मरा 1799 में, सहायक संधि करी थी, सहायक संधि जरूर की थी, लेकिन उसने मैसूर साम्राज्य का विलय अंग्रेजों के साम्राज्य में नहीं किया था। तो मैसूर का विलय आगे चल के लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा अगर आपसे कभी पूछ ले कि मर्जर किसने किया। टीपू के बारे में 2-3 छोटे छोटे पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, जैसे टीपू के सिक्कों पर शिव और पार्वती के चित्र मिले हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान ने कुछ सिक्के, कुछ कॉइन्स चलाए थे, उन सिक्कों को आपका अबीदी, बाकरी और जाफरी कहा जाता है। ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे बेसिकली। टीपू सुल्तान की कैपिटल आपको बताई मैंने, श्रीरंगपट्टनम, और यहाँ पर इसने एक पेड़ लगाया था और उसको इसने नाम दिया था स्वतंत्रता का वृक्ष। स्वतंत्रता मतलब आजादी, किससे आजादी? आपका अंग्रेजों से। तो कुल मिला के इसकी जो पूरी की पूरी लड़ाई रही है टीपू सुल्तान की, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रही है 1799 तक। तो इस तरीके से जो भारत की एक छोटी सी रियासत, एक साम्राज्य था आपका मैसूर, वो हमने कवर किया, हैदर अली से लेकर और आपका टीपू सुल्तान तक। इसके बाद अगला टॉपिक आता है बंगाल रियासत। ये दोस्तों बंगाल रियासत बेसिकली है क्या? आपको पता है 1707 में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेकर और 12 तक गद्दी पे बैठा जहांदार शाह,
सॉरी बहादुर शाह, और बहादुर शाह को कहा जाता है शाह बेखबर। उसके बाद जहांदार शाह आया, वो लंपट मूर्ख। उसके बाद फर्रुख शेर आया, वो घृणित कायर। उसके बाद मोहम्मद शाह आया, वो रंगीला। तो ये एक से एक राजा जो औरंगजेब के मृत्यु के बाद आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है इनके कमजोर होने से, इनके बेवकूफ होने से, कि मुगल साम्राज्य के जो क्षेत्र थे, जैसे बंगाल है, जैसे अवध है, जैसे हैदराबाद है, तो यहाँ पे जो इनके सूबेदार थे मुगलों के, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और स्वतंत्र घोषित करके अपनी अलग रियासत की स्थापना कर दी। इसी तरीके से एक रियासत की स्थापना हुई थी, बंगाल रियासत। ठीक है, तो फर्रुख शेर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया था। तो जो मुर्शिद कुली खां था, यह फर्रुख शेर की तरफ से बंगाल का सूबेदार था। लेकिन इस व्यक्ति ने 1717 में, ठीक है, अपनी अलग स्वतंत्र रियासत की स्थापना कर दी। स्वतंत्र रियासत का मतलब अपने आप को मुगल साम्राज्य से या बादशाह से आजाद घोषित कर दिया। तो जो बंगाल रियासत है, इसकी स्थापना 1717 में कौन करता है? आपका मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां कौन है? जिसको फर्रुख शेर ने बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया था। ठीक है, बंगाल की जो राजधानी थी वो लेके गया मुर्शिदाबाद। इसके पहले राजधानी हुआ करती थी ढाका। तो मुर्शिदाबाद लेके गया, इसका मतलब इसके नाम से ही नाम है मुर्शिदाबाद का। तो मुर्शिदाबाद नामक नगर बसाया, वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है, और इसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट की। ठीक है, और नगर की स्थापना भी इसने कर दी। 2-3 पॉइंट बस आपने इसके बारे में याद रखने हैं। इसके बाद गद्दी पे बैठता है बंगाल में अलीवर्दी खां। दोस्तों, अलीवर्दी खां से पहले गद्दी पे कुछ समय के लिए बैठा था सरफराज खां। तो अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हराया था 1740 में। और कौन सा युद्ध था? गिरिया का युद्ध। तो 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हराया, और हराने के बाद फिर तब ये गद्दी पे बैठा। अलीवर्दी खां ने इन यूरोपियंस की जो तुलना है वो मधुमक्खी से की थी। इसने कहा था जो यूरोपियंस है भारत में, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है। मतलब कि जब तक आप इनको नहीं छेड़ोगे, ये आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इनको छेड़ोगे तो फिर ये आपको काटेंगे। तो इन यूरोपियंस की तुलना मधुमक्खियों के साथ में किसने करी थी? अलीवर्दी खान ने करी थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से सारी की सारी जो कहानी है आपकी वो शुरू हुई थी। अब दोस्तों, सिराजुद्दौला के साथ में जो अंग्रेजों का टकराव है, इसका मेन कारण था फर्रुख शेर ने 1717 में दिया था शाही फरमान। आपके याद होगा, फर्रुख शेर ने 1717 में शाही फरमान जारी किया था। और शाही फरमान में आपको पता है कि वार्षिक 3000 सोने के सिक्के जमा कराओ मुगल बादशाह के पास, और पूरे बंगाल का जो व्यापार है वो टैक्स फ्री। इसके अलावा ये जो व्यापार है आपका, समुद्र के साथ साथ स्थल का व्यापार भी फ्री। अपने सिक्के ढाल सकते हैं, किले बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, और इन सब चीजों में जो बंगाल का नवाब है या सूबेदार है उसको इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। इसी बात से दोस्तों 1717 में तो नाराज हुआ था मुर्शिद अली खां, और उसने क्या कहा, ये तो बेवकूफ बादशाह है फर्रुख शेर, और उसने अपने आप को इससे क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित। लेकिन कुल मिला के इनके पास शाही फरमान था, अपना काम कर रहे थे। अब देखो, सिराजुद्दौला के सामने दिक्कत ये आई कि अंग्रेजों ने इस शाही फरमान का मिसयूज करना प्रारंभ करा। कैसे मिसयूज करा? अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई सामान जा रहा है बंगाल में, तो जो इसके नवाब के पुलिस चौकियां हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये सामान ब्रिटिशर्स का है या किसी और व्यापारी का है, इन्होंने टैक्स पे करा या नहीं करा? तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो अपने सामान के साथ जारी किया करते थे दस्तक। दस्तक का मतलब होता है बेसिकली परमिट। तो वो परमिट पे ब्रिटिशर्स की मोहर होती थी, और वो मोहर देख के पता चलता था कि ये जो सामान है अंग्रेजों का है। तो अंग्रेजों का सामान इस तरीके से दस्तक से पूरे के पूरे बंगाल में एक जगह से दूसरी जगह जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि शाही फरमान था। लेकिन जो इनके कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने इसका मिसयूज करना शुरू किया। उन्होंने क्या मिसयूज करना शुरू किया इसका? कोई व्यक्ति है और उसका सामान ढाका से मुर्शिदाबाद जाना है, और ये सामान जाने में जो रास्ते में टैक्स लगेगा, ये टैक्स लगेगा सपोज करो 500 रुपए का। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि भाई 5000 रुपए का तेरा टैक्स लगेगा, तो एक काम कर, 2000 रुपए मुझे दे और मैं तुझे दस्तक जारी करता हूँ। तो दस्तक का मतलब कि ये सामान किसका है? ब्रिटिशर्स का। दस्तक के नाम से तुझे रास्ते में कोई रोकेगा भी नहीं। तो इन लोगों ने इस दस्तक का मिसयूज करना शुरू करा, जिससे
बंगाल के नवाब की रेवेन्यू की हानि हो रही थी। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि बंगाल के नवाब ने इनको कहा था कि भैया बंगाल में किले या फैक्ट्री मत बनाओ, और अगर बनाओ तो पहले मेरी परमिशन लो, अनुमति लो, उसके बाद बनाओ। तो आपको जो है शाही फरमान जारी किया गया है कि आप बना सकते हो, लेकिन कम से कम बनाने से पहले मेरी अनुमति तो लो, इन्फॉर्म तो करो। तो ये सिराजुद्दौला ने इनको कहा। ये बात फ्रेंच ने तो मान ली, उन्होंने तो इसकी अनुमति से किले बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जो दोस्तों ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स तो नहीं माने, लेकिन फ्रेंच मान गए। तो जब वो लोग नहीं माने, तो बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, वो पहले ही इनसे नाराज चल रहा है। अब देखो सिराजुद्दौला क्या करेगा, अपनी सेना लेके आएगा और 4 जून 1756 को कासिम बाजार कलकत्ता के ऊपर आक्रमण करेगा। तो 4 जून 1756 को कासिम बाजार कलकत्ता पे आक्रमण करता है, अपने कब्जे में ले लेता है। 16 जून को फोर्ट विलियम्स के ऊपर कब्जा करता है। फोर्ट विलियम्स आपको बताया था 1798-99 लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में बनवाया था। यहीं पर अंग्रेज लोग रहते थे, जितने भी इनकी फैमिली थी यहीं पर रहती थी। तो 4 जून 1756 को कासिम बाजार को जीता, 16 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स को जीता, और दोस्तों 20 जून 1756 को हो गई आपकी ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना में क्या किया इसने कि जब इसने फोर्ट विलियम्स को जीता और कैप्चर किया, तो वहां पर इसने टोटल 146 ब्रिटिश लोगों को बंदी बनाया। इन 146 लोगों में कुछ वृद्ध भी थे, महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे, और एक छोटे से कमरे में इनको अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। सुबह ही जब उस कमरे का दरवाजा खोला, तो उनमें से 123 की हो गई डेथ। तो 146 में से 123 की हो गई मृत्यु, और केवल 23 जिंदा बचे। ठीक है, इस घटना को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। ये पूरा सिनेरियो याद रखना है, 4 जून, 16 जून और फिर आपका 20 जून। अब यार इस बात से अंग्रेज नाराज होंगे, और अंग्रेजों का सेनापति भारत में कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अभी अंग्रेज लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो आमने सामने बंगाल में सिराजुद्दौला से नहीं लड़ सकते। तो देखो रॉबर्ट क्लाइव कितना समझदार आदमी है, ये 1757 में ही सिराजुद्दौला के साथ में एक संधि करेगा, और इस संधि को कहा जाएगा आपका अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि कर लेगा, मामले को क्या कर देगा, बिल्कुल शांत। लेकिन मौके की तलाश में रहेंगे कि कब हमें अवसर मिलेगा और हम फिर क्या करेंगे, इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस दौरान रॉबर्ट क्लाइव अपनी गोटियां सेट करने की कोशिश करता है, और ये क्या करता है, सिराजुद्दौला का जो सेनापति थे, एक तो राय दुर्लभ और एक मीर जाफर, इनको लालच देता है। मीर जाफर को बोलता है कि भाई अगर हम लोग जीतते हैं युद्ध में, तो हम यहाँ पे राज करने तो आए नहीं है, हमें तो व्यापार करना है, और तुम यहाँ पर हो सेनापति, तो अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम आपको बता देंगे यहाँ का नवाब, और हम करेंगे व्यापार। ठीक है, तो आप हमारी मदद करो। मीर जाफर, राय दुर्लभ दोनों जो है लालच में आ गए, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी दोस्तों एक मैदान पड़ता है, एरिया, और ये पड़ता है बंगाल में। और इसका नाम प्लासी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पलाश के बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं, जंगल है पूरा का पूरा, दैट्स व्हाई नाम पड़ गया आपका प्लासी। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, लेकिन प्लासी के युद्ध की जो भूमिका थी वो पहले से निर्धारित थी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर और राय दुर्लभ को पहले से सेट किया हुआ था। इन दोनों की सेनाओं की टुकड़ी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, अंग्रेजों की सेना जीत नहीं थी, तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा, इसकी हत्या कर दी सिराजुद्दौला की, और गद्दी पे बिठा दिया मीर जाफर को। तो 1757 में सिराजुद्दौला की कहानी खत्म, और सिराजुद्दौला के स्थान पे गद्दी पे बैठता है मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से लेके और 1760 3 साल तक रहता है। अभी तक दोस्तों पिक्चर क्या थी कि अंग्रेजों को थोड़ा बहुत बंगाल के नवाब का डर था, कहीं ना कहीं उस डर की वजह से वो जो कार्य करते थे वो थोड़ा सा सोच समझ कर करते थे। लेकिन अब तो नवाब ही इनका है, और नवाब भी कैसा है, आपका डमी। ठीक है, ये कौन है, किंग मेकर। तो अब मीर जाफर को इन्होंने नचा रखा है। मीर जाफर से दिन आए उल्टी सीधी मांग करते हैं, कभी पैसे की कभी जमीन की, और मीर जाफर को इनकी वो डिमांड पूरी करनी पड़ती है। जब 1760 में मीर जाफर इनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाया, तो इन्होंने मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया, और 1760 में इन्होंने गद्दी पे बिठाया मीर कासिम को।
मीर कासिम 1760 से और 63 तक गद्दी पे रहा। पहला काम तो इसने क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से लेके आ गया मुंगेर। तो बंगाल की पहली राजधानी आपको बताई थी ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से आपका मुंगेर। अब दोस्तों मीर जाफर के बाद मीर कासिम से भी इन्होंने वही डिमांड चालू रखी। तो जो मीर कासिम है, मीर कासिम ने अंग्रेजों को कहा कि भाई ये जो तुम्हारी रोज रोज की डिमांड है ये तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, आपको बंगाल से कितना पैसा चाहिए मुझे एक बार बता दो, मैं वो पैसे इकट्ठा करके आपको दे दूंगा, उसके बाद तुम अपना व्यापार करो और बंगाल का साम्राज्य मेरा। अंग्रेजों को लगा भाई बड़ा खतरनाक आदमी है, अगर कल को इसको पैसा और पावर मिल गई तो बंगाल में आपको बिल्कुल साइड में कर देगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1763 में मीर जाफर को वापस गद्दी पर बिठा दिया, मतलब मीर कासिम को हटाया और 1763 में फिर दूसरी बार किसको बिठा दिया, मीर जाफर को। अब दोस्तों मीर जाफर फिर गद्दी पे बैठ गया। अब ये मीर कासिम क्या करेगा, तो एक तरफ तो है मीर कासिम, एक तरफ है मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और एक तरफ है अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ये तीनों आदमी जो हैं अंग्रेजों से परेशान हैं। मीर कासिम को हटा दिया, शाह आलम सेकंड की चल नहीं रही और शुजाउद्दौला को अवध में अंग्रेजों ने परेशान कर रखा है। तो ये तीनों मिलकर योजना बनाते हैं कि भाई एक तरफ तो हम तीनों रहेंगे और एक तरफ अंग्रेज रहेंगे सामने, और हम तीनों अपनी संयुक्त जॉइंट आर्मी लेके जाएंगे और अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे और इनको हरा देंगे, और हराने के बाद हम इनको इंडिया से बाहर कर देंगे। तो एक तरफ आपका अवध का नवाब शुजाउद्दौला, दूसरी तरफ मीर कासिम और तीसरी तरफ आपका मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, और आपके सामने है ब्रिटिशर्स। इनके बीच में 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध आप देखिए, जो अंग्रेजों की सेना है, ये मान के चलना कि अगर अंग्रेजों के पास 10 सैनिक हैं तो इनके पास 100 सैनिक थे, मतलब 10 गुना ज्यादा सैनिक थे इनके पास में, और उसके बाद भी ब्रिटिश सेना जीत गई। और इस सेना के जीतने का जो नायक था वो था हेक्टर मद्रो। अब जीतने के बाद 1765 में संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। ये इलाहाबाद की संधि जो अंग्रेज हैं वो अवध के नवाब के साथ अलग करते हैं शुजाउद्दौला के साथ में, और मुगल जो बादशाह था शाह आलम के साथ अलग करते हैं। तो इलाहाबाद की संधि शुजाउद्दौला के साथ भी होती है और शाह आलम सेकंड के साथ भी होती है, और इस संधि में बहुत सारी चीजें होती है, जो एरिया लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, लेकिन मेन बात ये होती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बंगाल में दीवानी के अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। देखो दीवानी का मेन काम होता है रेवेन्यू, राजस्व इकट्ठा करना। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि से जो मुगल बादशाह है शाह आलम सेकंड, ये अंग्रेजों को देता है बंगाल की दीवानी। दीवानी का मतलब रेवेन्यू, मतलब बंगाल का जो नवाब रहेगा वो चलाएगा वहां का प्रशासन, सारी प्रॉब्लम, समस्या, न्याय, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर वो देखेगा, लेकिन जितना भी पैसा इकट्ठा करना है रेवेन्यू वो करेंगे अंग्रेज। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि से इन्होंने शाह आलम सेकंड से क्या प्राप्त कर ली, बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक है, और बंगाल की दीवानी में फिर पूरा का पूरा होल्ड इनका हो गया। इसी साल रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोस्तों लागू किया था डाई आर्ची, द्वैध शासन। आपको मैंने पढ़ाया भी था कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। क्या द्वैध शासन है, वही कि प्रशासन चलाएगा वहां का नवाब और राजस्व देखेंगे हम। इसी द्वैध शासन को आपके ध्यान होगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी की पूरी घटना है बंगाल की। और बंगाल का फिर जो अंतिम नवाब होता है उसका नाम है मुबारक उद दौला, नाम ध्यान रखना। तो बंगाल का नवाब बनने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो कौन था, मुबारक उद दौला। तो आज हमने दोस्तों एक तो पूरा का पूरा मैसूर पढ़ा, हैदर अली वाला टॉपिक, और दूसरा हमने पढ़ा है आपका बंगाल। कल दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कल हम कवर करेंगे पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य है और मराठा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शिवाजी पढ़ने हैं, फिर शिवाजी के बाद में पेशवा पढ़ने हैं, फिर पेशवा के बाद में इनका प्रशासन पढ़ना है पूरा का पूरा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मराठा। आप देख सकते हो कि लगभग 10 पेज में पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य आ रहा है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंड तक। एक बार आप लोग इसको रीडिंग मार लेना मराठा साम्राज्य की, और जहां आज हमने छोड़ा है यहीं से कल की क्लास शुरू करेंगे। और जो आपको मैंने हिस्ट्री के नोट्स दिए हैं उत्तराखंड के,
रेफरेंस के लिए दिए हैं, 20 तरीके से फोटो खींच के उनको पढ़ लेना। उनकी क्विज स्टार्ट करेंगे कल से, साथ में आपका मराठा साम्राज्य। तो क्लास इतने ही रख लो आज के लिए, बाकी कल मिलते हैं टाइम पे, ठीक 8:55 पे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। ध्यान रखो सब लोग अपना। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट सर।